आप सभी को सर्विस क्लासेस चैनल पर स्वागत, अभिवादन एवं शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के एक चैप्टर ब्लड रिलेशन से जुड़े कुछ टॉपिक्स पे बात किया था। एक क्लासरूम के तहत आपसे हमने कुछ डिस्कस किया, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन को दो फॉर्म में बांटे, सिंपल फॉर्म और कोडेड फॉर्म में। सिंपल फॉर्म के तहत ही हमने दो सिस्टम दिए कि विदाउट ग्राफिंग आप सॉल्व कर सकते हैं या विद ग्राफिंग भी कर सकते हैं। अब रह गए विदाउट ग्राफिंग, हम वैसे प्रश्न को कर सकते हैं जिसमें आप पारिवारिक रूप से व्यक्त कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, तो रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ वैसे रिलेशंस दे दिया जाए, पजल टाइप का घुमा फिरा के बहुत सारे रिलेशन दे दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आप विदाउट ग्राफिंग करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो। तो ऐसे प्रश्न के लिए विथ ग्राफिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं इस वीडियो के तहत जो पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे विदाउट ग्राफिंग में, उसी को लेकर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस भी साथ साथ होनी चाहिए। चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप देखिए, दो व्यक्ति का नाम है, एक जगह रुपेश है तो एक सोनी है, और जितने भी जगह और भी स्टेटमेंट हैं इसमें नाम केवल 2 ही है, बाकी सब तो रिलेशन दिया हुआ है, पत्नी, माँ, पुत्र वगैरह। तो ऐसा करते हैं, जो बोलने वाले व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम रुपेश मान लेते हैं अपने आप को। हम किसी अन्य व्यक्ति सोनी से कहते हैं कि तुम्हारी माँ, ठीक है, सोनी की माँ। अब यहाँ शुरू होता है मेरे तरफ से, तो रुपेश हम खुद मान लिए, तो मेरी पत्नी की माँ, पत्नी की माँ क्या होती है? सास। अब चूंकि रुपेश ने कह दिया कि मेरी पत्नी की माँ, ऐसे भी सोनी से कहता शब्द दिया हुआ है, तो ऐसे भी डिफाइन है कि रुपेश क्या है? पुरुष के रूप में है। और बाद में स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि मेरी पत्नी, तो कोई पत्नी बोलने वाला व्यक्ति पुरुष ही हो सकता है। मेरी पत्नी की माँ, यानी पत्नी की माँ कौन हो गई? सास, यानी रुपेश की सास के पुत्र। सास के पुत्र कौन होते हैं? साला। उनकी एकमात्र बहन। अब साला की एकमात्र बहन तो पत्नी ही होगी, साली होने का सवाल नहीं है, क्योंकि एकमात्र बहन इंडिकेट किया हुआ है। वही एकमात्र शब्द नहीं होता ना, तो वैसी स्थिति में डाउट में चले जाते, कंफर्म नहीं करते। पत्नी भी हो सकती थी या साली भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर एकमात्र शब्द देके एकदम क्लियरफाई कर दिया गया कि वो उसकी, रुपेश की पत्नी है, एकमात्र पत्नी की सास है। तो एकमात्र बहन की सास यानी पत्नी की सास है, तो रुपेश की पत्नी की सास कौन होगी? रुपेश की मां होगी। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग लिख सकते हैं, रफ कर सकते हैं कि रुपेश की मां, फिर से फॉलो कीजिए यदि डाउट हो तो। रुपेश जो बोलने वाला व्यक्ति है, उसके तरफ से जो रिलेशंस दिए गए उसको पहले फॉलो कर लें। रुपेश सोनी से कहता है कि तुम्हारी माँ। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखते हैं। और मेरी पत्नी की माँ, यानी रुपेश की पत्नी की माँ, दैट इज रुपेश की सास के पुत्र, यानी साला की एकमात्र बहन, यानी साला की एकमात्र बहन पत्नी की सास। अब पत्नी की सास कौन होती है? माँ होती है। यदि हम अपने आप को रुपेश मान लें तो मेरी पत्नी की सास कौन होगी? मेरी माँ ही तो होगी। तो रुपेश की माँ, और रुपेश की माँ जो है उसे सोनी क्या कर रही है? कि तुम्हारी माँ। सोनी से कहता है रुपेश कि तुम्हारी माँ, ने सोनी की माँ है, यानी रुपेश की माँ है वही सोनी की भी माँ है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सोनी रुपेश की या तो बहन हो सकती है, फिर से सुनिए, सोनी
रुपेश की या तो बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें क्या करना है, सोनी से रुपेश जाना है, यानी सोनी को बेस मानना है, उससे रुपेश को डिफाइन करना है। ठीक है, से सब पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सोनी को ही निकाल लीजिएगा, सोनी क्या लगी सो निकालने लगे, वो ऐसा नहीं कीजिएगा। से शब्द है, से को आप सेंटर मानिए, आधार मानिए, उससे अन्य व्यक्ति का संबंध को ज्ञात करना होता है। तो सोनी से जाएंगे हम रुपेश की ओर, तो किस से जाएंगे, किस रिश्ते से जाएंगे, भाई के रूप में जाएंगे, क्योंकि रुपेश कहता से भी डिफाइन हो गया और मेरी पत्नी भी रुपेश बोल रहा है, इसका मतलब रुपेश से क्या हो गया, पुरुष। तो सोनी उसका भाई हो या बहन, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सोनी के नजरिए से रुपेश क्या हो गया, उसका भाई हो गया। क्लियर, चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो भी नाम है उसको मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर एक बंटी नाम है और एक विभा नाम है। विभा के बंटी की माँ, चाहे तो आप थोड़ा सा रफ कर ले सकते हैं, फिर भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम ही बंटी हैं, बंटी की माँ विभा के पिता की इकलौती पुत्री। अब ये गौर करना, विभा के पिता की इकलौती पुत्री, तो विभा खुद भी हो सकती है, या यदि विभा किसी पुरुष का नाम है तो पुरुष के नजरिए से पिता की इकलौती पुत्री तो बहन हो जाएगी। फिर आगे दिया हुआ विभा के पति। देखिए विभा के पति देने से स्पष्ट हो गया कि विभा क्या है, एक स्त्री है, फीमेल है। तो वैसी स्थिति में विभा के पिता की इकलौती पुत्री तो वो खुद हो गई। तो विभा की इकलौती, पिता की इकलौती पुत्री, और वह विभा के पति भी हैं, उस दिए गए प्रश्न में इंडिकेट किया हुआ है। तो विभा क्या हो गई, एक स्त्री हो गई। चलिए विभा लिख दिए इस तरफ। विभा यहां पर स्वयं हो गई, जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अपने पिता की इकलौती पुत्री वो खुद हो गई। बंटी से किस प्रकार संबंधित है, और विभा क्या लगी, बंटी की मां, बंटी की मां। बंटी की मां विभा के पिता की इकलौती पुत्री, यानी विभा स्वयं आ गई बंटी की मां के रूप में। तो विभा के पति, यहां पर ध्यान देना है, विभा के पति यानी विभा के पति के बारे में पूछा गया है। तो बंटी की मां का नाम तो विभा हो गया स्पष्ट। तो मां जब विभा है तो विभा के पति कौन लग जाएंगे, मां के पति पिता लग जाएंगे। देखिए बंटी की मां का क्या नाम हो गया, विभा, और उनके पति, तो मां के पति कौन होते हैं, पिता। आस्किंग पे भी ध्यान देना है, बंटी से किस प्रकार संबंधित हैं, बंटी से संबंधित, क्योंकि बंटी की मां विभा हो गई और विभा के पति के बारे में पूछा गया है, तो मां के पति कौन हो गए, पिता हो गए। तो बंटी से विभा के पति को पिता के रूप में व्यक्त करेंगे। जब मां विभा या उनके पति कौन होंगे, पिता होंगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो भी दो क्वेश्चन लिए हैं बहुत सिंपल सा है, रफ करने की जरूरत नहीं भी है, तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं आपको समझाने के ख्याल से। हमने कल भी बोला है, फिर बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए बिना रफ किए हुए हो जाए तो बेहतर है, लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं बिना रफ किए हुए, जो पजल टाइप का होंगे तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। अभी हमने दो क्वेश्चन लिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे फिर गौर करते हैं।
पहले हमने 3 नंबर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 में से, फिर 2 नंबर कर लिए, फिर 1 नंबर पे आएंगे। छोटे छोटे टिप्स आपको एज ए नोट के रूप में आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए कई सारे आंसर जो दे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने के लिए, कल भी हमने बोला, पिछले वीडियो में भी कहा होगा कि एक्चुअली रिक्रूटमेंट बोर्ड ये चाहती है कि हम कैसे अच्छे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट होते हैं और सीट कम होता है, तो कुछ लुभावना ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि स्टूडेंट जल्दी से गलती करके तो आ जाए, ताकि हमको छांटने में बने, उसको एक्सक्लूड करने में बने, ताकि सही स्टूडेंट को सिलेक्शन करने में थोड़ा सहूलियत हो जाए। यही तो कारण है कि आज जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू भी है बहुत सारे एग्ज़ाम में, फिजिकल है, स्किल टेस्ट वगैरह, काफ़ी एग्ज़ाम प्रोसेस से जाने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इवन ट्रेनिंग में भी आपको कंसस रहना पड़ता है, बहुत सारे एग्ज़ाम है इसमें ट्रेनिंग पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड भी बोल सकते हैं, तो आपको कंसस रहना होगा। नौकरी मिलना आसान हो सकता है जब आप हर टॉपिक्स पे अपने आप को माइन्यूटली केयर कीजिए, ये नहीं कि एकदम हड़बड़ा के आप आंसर दे के चले आइए। चूँकि मेरा इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी से फिर से अनुरोध करेंगे कि जिस कंपटीशन को फेस करने जा रहे हैं आप, उसे हल्का में ना लें, क्योंकि आप या आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत करके उस अचीवमेंट को पाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी रेस है, दौड़ है, प्रतियोगिता है, लेकिन निराश नहीं होना है, मेहनत करिए, पॉजिटिव बनिए अपने आप को। कल भी मैंने बोला है, पिछले वीडियो में भी कई बार बोला होगा, और अच्छे मैगजीन पढ़ना तो अच्छी मैगजीन पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर की जगह पे 1 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 3 नंबर ऑलरेडी हम लोग मैनेज कर लिए, पढ़ा लिए, बता लिए, सॉल्व कर लिए। देखिए हमें कोशिश करना है, फिर इसे भी बिना रफ किए कैसे कर सकते हैं। एक महिला एक बच्चा के साथ टहल रही थी। इस दौरान उसे किसी परिचित महिला से, देखिए यहाँ पर 2 महिला का जिक्र हो गया और एक बच्चा का जिक्र है। परिचित महिला से मुलाकात हो गई। परिचित महिला ने पहली महिला से पूछा कि, देखिए यहाँ पर ने लगने के कारण यहाँ पर पूछा शब्द दिया गया है ना, नहीं होता ने तो पूछी शब्द दिए थे। कल पहले वाले वीडियो में हमने इस पर जिक्र किया था कि ने लगने से बाद में आने वाला वर्ब पुल्लिंग के जैसा होता है, कि यह बच्चा कौन है। तो जवाब दी कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा। देखिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। पहली महिला जो है, या जिससे पूछा गया है, पूछने वाली से नहीं, जिससे पूछा गया है, जो बच्चा को लेके जा रही है, उसी महिला के संदर्भ में और बच्चा के रिलेशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए महिला बोली मेरे मामा, माने महिला के मामा, और इसके मामा के मामा, माने बच्चा जो है, बच्चा के मामा के मामा, एक ही है, मतलब बराबर है, सेम है। तो इसमें यदि मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा सा लगा लें हम लोग, दोनों तरफ के मामा है, इधर भी के मामा है, चाहे तो आप इरेज कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या लगा, बच्चा के मामा बराबर महिला। अभी तो कन्फ्यूजन हो गया, कोई मामा को महिला कैसे कह दे। तो उस मामा के रेंज में, मामा के इक्वल में, उसी मैटरनल की तरफ ही कौन हो सकते हैं।
तो मौसी हो सकती है या माँ हो सकती है। तो इस बच्चा के नजरिए से ये महिला क्या हो जाएगी, या तो माँ या मौसी। कंफर्म नहीं करेंगे कि माँ ही होगी, या कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मौसी ही होगी। ठीक है, यानी निश्चित नहीं कर पाएंगे। कहीं फिर और भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वह महिला जो बच्चा के साथ थी उस बच्चा से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा कहीं नहीं है दिए गए प्रश्न में कि वह महिला अपने आप में अकेली बहन थी, उसका कोई भाई नहीं था वगैरह, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में उस बच्चा के नज़रिए से, बच्चा के तरफ से, वह महिला जिसके साथ वो बच्चा टहल रहा था, या तो उसकी माँ हो सकती है या उसकी मौसी हो सकती है। दिए गए ऑप्शन में माँ पुत्र भी दिया हुआ है, माँ भी दिया हुआ है, मौसी भी दिया हुआ है, मौसी और भांजा भी दिया हुआ है। अब जब माँ या मौसी का ही कंफर्म नहीं है तो माँ कहने वाले तो ठीक है पुत्र हो सकते हैं, मौसी कहने वाले भांजा हो सकते हैं। बच्चा शब्द है इसलिए वो कंफर्म है कि वो मेल है, इसमें कोई डाउट नहीं माना जाए। लेकिन माँ है या मौसी ये तो कंफर्म नहीं है ना, तो फिर क्या आंसर लेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं, यानी कथन अपर्याप्त है के रूप में। देखिए कई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि ऑप्शन वेरिएबल होने के बावजूद भी कोई एक ही ऑप्शन मिले तो मजबूरन उस ऑप्शन को लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में थोड़ी सी ये मान लीजिए, माँ पुत्र दिया जाए, माँ दिया जाए, मौसी या मौसी भांजा नहीं दिया जाए। मान लो कि मौसी नहीं दिया जाए, मान लो इसके स्थान पे कोई और टर्म दे दीजिए, तो फिर मजबूरन आप क्या लेते, और नन इनमें से कोई नहीं भी रहे, नन ऑफ दिस भी नहीं रहे, यानी कहने का मतलब यदि ऑप्शन इस प्रकार रहता कि माँ पुत्र, माँ मौसी भांजा पुत्र, तो चूंकि यह पता चला कि महिला या तो माँ होगी या मौसी होगी, ठीक है, तो अब दिए गए ऑप्शन में आप क्या लेना चाहेंगे, माँ ही मजबूरन लेना पड़ेगा ना, नन ऑफ दिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं जो एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो, और इसी में 4 ऑप्शन दिए हैं, उसी में से हमको एक कंफर्म करना ही करना है, मजबूरन कंफर्म करना है, तो माँ लेंगे। अब चलिए आप में से कहीं कोई सोचते होंगे कि जब माँ ले सकते हो तो माँ पुत्र क्यों नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन पे गौर करिएगा, ऐसा नहीं है, जो बच्चा के साथ थी उस बच्चा से, देखिए यहाँ पर उस बच्चा से किस प्रकार संबंधित थी, बच्चा क्या है सो नहीं मतलब है, बच्चा से संबंधित क्या थी। तो केवल एक ही टर्म के बारे में पूछे गए, एक ही व्यक्ति के बारे में पूछे गए कि उससे किस रिलेशन से बिलोंग किया जाएगा। तो काइंडली आप माँ पुत्र करके कभी आंसर मत ले लीजिएगा, मौसी भांजा करके मत ले लीजिएगा। चलिए इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स गलती करके चले आते हैं कि यहाँ पर बच्चा का भी रिलेशन पूछा गया है, उस महिला का भी पूछा गया, तो ऐसा नहीं है, उस बच्चा से महिला का पूछा गया है, यानी केवल महिला के बारे में पूछा गया है कि बच्चा से कैसे संबंधित है, उसमें बच्चा को इंडिकेट नहीं करना है। जैसे इस टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। रामायण महाकाव्य के तहत
देखिए, हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं एक दूसरे का रिलेशन डिफाइन करने के लिए, तो हेडिंग में हमने पहले लिखा है रामायण महाकाव्य के तहत। चूँकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और राम और दशरथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि राम और दशरथ की बात केवल रामायण में ही हुई होगी। आमतौर पे बहुत सारे वैसे परिवार हो सकते हैं, तो ये मेंशन कर देना भी जरूरी है कि ये राम और दशरथ की जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग संबंध व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो कहाँ से करना है, किस टॉपिक्स पे कर रहे हैं, किस लेख से कर रहे हैं, किस परिवार के कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए राम से दशरथ, यहाँ पर से किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ। तो इस राम से हम दशरथ जाएंगे, यानी राम दशरथ को क्या कहेंगे, पिता। अब आप में से कोई सोचते होंगे रामायण तो बहुत पहले की बात हो गई, उस समय राम दशरथ थे। रामायण कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मनुष्य की लीला है, मनुष्य हैं धरती पे, तब तक रामायण की चर्चा होगी, रामायण महाकाव्य की चर्चा होगी। तो ये इसलिए हमने है लिखा है, था नहीं लिखे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आइए, सेकेंड स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। राम का दशरथ से, देख रहे हैं दशरथ से यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह आपको बिलोंग करना है। तो दशरथ राम को क्या कहेंगे, पुत्र के रूप में। थर्ड में राम एवं दशरथ, दोनों का जिक्र करना है, राम एवं दशरथ का जिक्र करना है, इसमें से शब्द नहीं है। यानी दोनों व्यक्ति का अपने आप में जो रिलेशन है, जिसको सह संबंध भी कह सकते हैं, आपसी संबंध जो है, उन दोनों को व्यक्त करना है। तो अब हमें देखना होगा कि राम एवं दशरथ में राम का पहले जिक्र है, इससे राम के बारे में बोलेंगे, बाद में दशरथ का जिक्र है तो दशरथ के बारे में बोलेंगे। तो दोनों टर्म में हमें केयर करना है। फिर से हम बोल रहे हैं, रीजनिंग और मैथ में बहुत फर्क है। आप मैथ में a+b=b+a बोल दे सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में ये कहेगा कि a+b, पहले तो आपने a दिया, फिर बाद में b है, तो b+a कैसे कहेंगे। तो ये तर्क करने वाली बात हो गई, और इसको प्रूव भी कर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राम एवं दशरथ क्या बराबर दशरथ एवं राम, नहीं ना। तो रीजनिंग और मैथ में काफ़ी डिफरेंसेस है। कभी कभी तो रीजनिंग में भी कह दिया जाता है, बहुत सारे वैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, कि बेतुकी जैसे बात करते हैं, बतंगल जैसा बात करते हैं। तो रीजनिंग में ठीक है, तर्क करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि तर्क नहीं है तो फिर रीजनिंग सब्जेक्ट आया कहाँ से, तर्क विहीन तो नहीं हो सकता है, तर्क संगत हो सकता है, तर्क विहीन नहीं होगा, है ना। और जब तक तर्क नहीं होगा तब तक निष्कर्ष पे नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की जब बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, उसमें तर्क से ही भरा हुआ है, जुडिशियल फील्ड का वो चैप्टर होगा। तो हर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन तत्काल जो डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक्स पे, उस पर बात कर लें। तो यहाँ राम तब दशरथ, तो राम और दशरथ में जो संबंध है पुत्र और पिता का है, तो इसको आप हाइफन देके लिख सकते हैं, पुत्र पिता। सह संबंध जब भी बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बिलोंग करने वाले संबंध, तो आप हाइफन देके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप फोर्थ देखिए, पहले किनका नाम है, दशरथ का, एंड देन राम का। तो दशरथ का जो संबंध है, दशरथ अपने आप में उन दोनों में क्या है, पिता है। तब राम के बारे में तो वो क्या है, अपने पिता के नजरिए में पुत्र हैं, तो पिता पुत्र। ठीक है, तो हमें किसी रिक्वेस्ट बॉडी पे ब्लेम करने का अधिकार नहीं है, कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कई सारे एग्जाम ऐसे हो जाते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो गलत भी कर लेते हैं।
और उसके वजह से कई सारे पेचीदगी होती है, तो फिर कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ता है या उस क्वेश्चन को हटा देना पड़ता है जिसमें गलती सेट कर लिए हों किसी ने भी, किसी विशेषज्ञ ने ही सही। तो हमें क्या रखना है, और कभी कभी तो लगता है कि जो स्टूडेंट सॉल्व करके आए वही अपने आप को जिद कर लेते हैं, नहीं मेरा ही सही है। तो ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो कोई कहना नहीं चाहिए, एक विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ में विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो हर पहलू पे ध्यान दें, काइंडली हर पहलू पे ध्यान दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विथ ग्राफिंग पे बात करेंगे, वो एक और भी मज़ेदार पॉइंट्स होगा। उसमें हम लोग पजल टाइप क्वेश्चन लेंगे। अभी तो जो भी लिए सब हल्का सा क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंडिंग से भी बन जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं। और आप सभी ने हमारे चैनल को जिस तरह से प्रेफर किया है, वॉच कर रहे हैं, काइंडली इसी तरह से इसे और वॉच कीजिए और साथियों में बांटिए, पूरे वीडियो को देखिए। हो सकता है कि इससे आपको लाभ हो, बेशक लाभ होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं।